अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक ऑटो कोरिलेशन है और जिस तरह की टाइटल से वाज़ेह है कि एक सिचुएशन है कि जहाँ पे आपके एरर टर्म्स जो हैं, जो आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से एस्टिमेट करते हैं, जिनको आप रेजिजुअल्स भी कहते हैं, एरर टर्म्स भी कहते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं, ये अगर आपके डिस्टर्बेंस टर्म्स या रेजिजुअल जो हैं या एरर टर्म जो हैं, अगर ये कोरिलेट हो जाएँ तो इस तरह के इशू को हम ऑटो कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। और ये प्रॉब्लम भी और दूसरे इकोनोमेट्रिक्स प्रॉब्लम की तरह से आपकी जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एजम्पशंस हैं, जिसको हम क्लासिकल लीनियर मॉडल एजम्पशन या CLRM एजम्पशंस कहते हैं, उनकी वायलेशन की वजह से है। और उसमें जो हमारी इस वक्त जो नज़र में जो रीज़न है या एजम्पशन है, वो एजम्पशन नंबर 5 है आपके सामने। और वो एजम्पशन ये कहती है, जो आइडियल कंडीशन है कि एक्सपेक्टेड कोरिलेशन बिटवीन द रेजिजुअल फॉर एनी टू केसेस इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपने जो रेजिजुअल एस्टिमेट किए हैं, आपने जो एरर टर्म्स एस्टिमेट किए हैं, या जो रेजिजुअल का कॉलम एस्टिमेट हुआ है, वो विद इन द कॉलम आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं होंगी। सो दे शुड बी लैक ऑफ ऑटो कोरिलेशन। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि वो कोरिलेट हो जाएं तो क्या ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एक सीवियर प्रॉब्लम है, इसको हमने देखना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस वक्त हमारे सामने वो 4 हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेचर क्या है ऑटो कोरिलेशन की, ये देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन किस किस्म का होता है, नेचर क्या है इसकी, और किस तरह इसके विजुअल्स हमें सामने नज़र आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि ऑटो कोरिलेशन अगर हमारी रेजिडुअल सीरीज़ में है, सो हम उसको कैसे तलाश कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिटेक्ट दैट ऑटो कोरिलेशन। तीसरा सवाल हमारे पास है कि अगर ऑटो कोरिलेशन आपके पास आपके डाटा में है, आपके रेजिडुअल और ऑटो कोरिलेटेड, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और क्यों आपका ऑटो कोरिलेशन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और आखिरी क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर ऑटो कोरिलेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं और ये जो लेक्चर है इस वक्त हमारे सामने, ये 3 वीडियोस पर है। पहली वीडियो में हम पहले 2 क्वेश्चंस का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे जाएंगे, और तीसरी वीडियो में हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो खुद से हम किसी सॉफ्टवेयर पे रन करके आपको दिखाएंगे। चूँकि इस वीडियो में हमारे पास पहले पार्ट में हमारे पास जो 2 सवाल हैं, पहले कि नेचर ऑटो कोरिलेशन क्या है और ऑटो कोरिलेशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इस पे चलते हैं। नेचर ऑफ ऑटो कोरिलेशन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन से वाज़ेह है कि अगर आपके पास कोई सी भी 2 टर्म है UIN UJ, जो कि आपकी एरर टर्म्स हैं, जो कि आपने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर अप्लाई किया है किसी भी रिग्रेशन मॉडल पर, और आपने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करने के बाद जो स्टैंडर्डाइज्ड जो रेजिजुअल्स निकाले हैं, तो क्या उनमें से कोई से भी 2 ऑब्जर्वेशन जिसको हम UI और UJ कह सकते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट मीन है या कोवेरियंस जो है वो 0 है। ये हमारी आइडियल कंडीशन है जिसमें I और J बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हम 2 डिफरेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके मॉडल में, आपके रिजल्ट्स में या ऑटो कोरिलेशन क्रिएट हो जाए, या UI और UJ का जो प्रोडक्ट मीन है, जो आपका वेरियंस कोवेरियंस है, वो 0 नहीं होता, इसका मतलब कि 2 एरर टर्म्स UI और UJ एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो देन उस इशू को या उस प्रॉब्लम को हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। एक सवाल और एक डिस्कशन हमेशा हमारे सामने रहती है ऑटो कोरिलेशन को लेकर। 2 टर्म्स हैं, ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियल कोरिलेशन। बुनियादी तौर पर ऑटो कोरिलेशन जो है वो नॉर्मली हम एक ही जो स्प्रेडशीट पर या आपके पास एक ही जो सीरीज़ है उसमें मौजूद जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशन के आपस के जो एसोसिएशन है उसको हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि एक कॉलम है एक्सेल शीट का या किसी भी स्प्रेडशीट का, तो उस एक कॉलम में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो विद इन दी ऑब्जर्वेशन आपका जो कोरिलेशन होगा उसको ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। जबकि सीरियल कोरिलेशन जो है एक नॉर्मल टर्म है जहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट वेरिएबल या 2 डिफरेंट
कॉलम्स होते हैं या दो डिफरेंट सीरीज़ होती हैं और वो एक दूसरे के साथ जब कोरिलेट करती हैं तो उसको हम सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन टेक्निकली बाय डेफिनेशन ये दो अलग अलग मीनिंग रखते हैं, लेकिन जब हम इस प्रोसेस को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इस मॉडल में ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन का एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। सो ऑटो कोरिलेशन हो या सीरियल कोरिलेशन, दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। रीजंस क्या हैं ऑटो कोरिलेशन के पीछे? पहली रीज़न इनर्शिया है। इनर्शिया हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे आपके पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो इकोनॉमिक वेरिएबल एक दूसरे के साथ एक ख़ास बाइंडिंग फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल हम यूँ दे सकते हैं कि अगर आप बिजनेस साइकिल को देखें कि जब आपका रिवाइवल सेशन होता है या रिसेशन चल रहा होता है तो रिवाइवल में आपके तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बड़े इम्प्रूव कर रहे होते हैं। आपकी जीडीपी बढ़ती है, आपके साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, आपकी प्रॉफिटेरिंग जो है, प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके बढ़ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। तो अब ये हम इस बहस में पड़े बगैर कि कौन सा फैक्टर किस वजह से मूव कर रहा है, लेकिन एक बाइंडिंग फोर्स इन सब को लेकर साथ चलती है, वो उस बाइंडिंग फोर्स को मैं इनर्शिया कह सकता हूँ। इसी तरीके से रिसेशन में जब देखते हैं कि आपकी ग्रोथ नीचे आती है, एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट में कमी आना शुरू हो जाती है, तो फिर ये सब एक साथ डाउनफॉल कर जाते हैं। तो अगेन एक बाइंडिंग फोर्स आप देखेंगे, इस बाइंडिंग फोर्स को मैं इनर्शिया के नाम से हम उसको देख सकते हैं। तो एक इनर्शिया मौजूद होता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान, तो वो इनर्शिया जो है वो भी ऑटो कोरिलेशन की एक वजह बन सकता है। स्पेसिफिकेशन बाइज स्पेसिफिकेशन मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स से हमें अच्छी तरीके से हमें मालूम है कि स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जो आपने मॉडल स्ट्रक्चर किया है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं, कुछ आपकी और इस तरह की स्पेसिफिकेशंस हैं, एरर टर्म्स हैं। तो अगर उन इस स्ट्रक्चर को जो आपने डेवलप किया उसको जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि भी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की नेचर क्या है, स्केलिंग क्या है उसकी, जो उसके रेशोज़ हैं या उसके जो कांस्टेंट हैं या बीटाज जो हैं उनका मीनिंग क्या है, और तो इस चीज़ को हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकेशन वाइज का मतलब ये है कि आपकी बहुत सी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो दुरुस्त नहीं भी हो सकती, उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। इस पर एक रीज़न आपके सामने यहाँ पर है, एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस। एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस का मतलब ये है कि आपने एक मॉडल स्ट्रक्चर किया है और वहाँ पे आप ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और सामने आपने उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिट किया है, लेकिन कोई एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इम्पॉर्टेंट है और मॉडल में होना चाहिए और आपने उसको नहीं रखा। सो इन दैट केस आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एक्सक्लूड कर दिया। तो चूँकि एक्सक्लूड किया है तो उसको हम एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस में लेते हैं और ये स्पेसिफिकेशन बाइस क्रिएट करता है। मतलब आपकी मॉडल की जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है इस एक वेरिएबल के ना होने से या निकल जाने से, बिकॉज थ्योरी के मुताबिक या आपके पास जो भी फैक्ट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक वो फैक्टर जो कि मॉडल के अंदर होना चाहिए था वो मॉडल में आप नहीं रखते हैं। तो जब आप मॉडल में एक एक्सप्लेनेटरी फैक्टर नहीं रखते हैं तो फिर वो ऐड हो जाता है आपके एरर टर्म्स में, और फिर एरर टर्म्स में वो अपने इस हैवी वेट के साथ वो इफेक्ट क्रिएट करता है जिसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। फिर स्पेसिफिकेशन वाइज में दूसरी जो टाइप है वो है इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म जो है, जब आप देखते हैं कि आपके जो रिग्रेशन है वो किस किस्म की है, वो लीनियर है, पोलिनोमियल है, लॉग फॉर्म में है, तो ये आपकी फंक्शनल फॉर्म हो जाती है। ठीक, सिंगल इक्वेशन है, आपके पास मल्टीपल इक्वेशन मॉडल है। सो इस तरह की जो सिचुएशंस को हम फंक्शन फॉर्म में काउंट करते हैं। और अगर आपने कोई इनकरेक्ट फंक्शन फॉर्म बनाई है अपने मॉडल की, मतलब ये है कि आपने अप्लाई किया है सिंपल लीनियर एक रिलेशनशिप अप्लाई किया है, लेकिन अगर थ्योरी की नेचर, डाटा की नेचर और फैक्ट्स की नेचर बताती है कि वहाँ पर लीनियर नहीं पोलिनोमियल फंक्शंस को अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो आपने अप्रोप्रिएटनेस को फॉलो नहीं किया, तो दैट्स वाई आपकी जो फंक्शनल फॉर्म है वो इनकरेक्ट है। या फिर आपने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की है जबकि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए, तब भी आपका इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म है। या आपने नॉन लीनियर फंक्शन अप्लाई किया है जबकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके लीनियर फॉर्म में आ सकते हैं,
तो ये भी एक इनकरेक्ट फंक्शन फॉर्म की सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में ये एरर जो हैं ये आपके एरर टर्म्स को मज़ीद सेवियर कर देते हैं और ऑटो कोरिलेशन क्रिएट करते हैं। या फिर एक कॉबवेब फिनोमिना है। कॉबवेब फिनोमिना एक सिचुएशन तब होती है कि जब आपका एक करंट फैक्टर, मतलब ये ज़्यादातर जो इशू है ये टाइम पीरियड के साथ है। जब आप टाइम सीरीज़ डाटा के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे आपका एक फैक्टर जो कि करंट टाइम पीरियड का है वो इफ़ेक्ट ले रहा है किसी दूसरे फैक्टर की प्रीवियस टाइम पीरियड से। जिस तरह के आपके सामने एग्जांपल है कि सप्लाई का फंक्शन है और सप्लाई के साथ इसमें सबस्क्रिप्ट में टी लिखा है, दैट इज़ करंट टाइम पीरियड। तो करंट टाइम पीरियड की सप्लाई जो है वो यहाँ पर डिपेंड कर रही है करंट टाइम पीरियड से एक पीरियड पीछे t-1, जिसको हम लैग वेरिएबल भी कहते हैं। तो आपका सप्लाई ऑफ करंट टाइम इज़ डिपेंडिंग ऑन प्राइस ऑफ द प्रीवियस पीरियड। So that kind of situation is called cobweb phenomena. तो अगर आपकी cobweb पैटर्न चल रहा है तो that's also can create the problem of autocorrelation. Using of unnecessary lags, अभी आपने lag वेरिएबल देखा pt-1 के नेचर में। तो अगर आपके मॉडल में lag वेरिएबल समटाइम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और समटाइम इंपॉर्टेंट नहीं भी होते। तो अगर आपके मॉडल में लैग वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है और आपने मॉडल में लैग वेरिएबल को इंक्लूड किया हुआ है तो इस केस में भी आपका ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम कर सकता है। जिस तरह आप देखते हैं कि कंजम्पशन का जो करंट कंजम्पशन है वहाँ पर उसको रिग्रेस किया है प्रीवियस पीरियड की कंजम्पशन के साथ। सो कंजम्पशन थ्योरी शायद हमें ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करती या हमें सपोर्ट नहीं करती। हमने यहाँ पर कंजम्पशन का वन लैग गैप के साथ हमने यहाँ पर एक अननेसेसरी यूज़ किया है। तो ये अननेसेसरी लैग वेरिएबल जब आप ऐड करते हैं तब भी आपका ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। रीजंस में एक और रीजंस है अननेसेसरी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। जब आप जब डाटा को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहने देते, आप उसकी सेंटर्ड वैल्यूज़ ले लेते हैं या एवरेज सीरीज़ एवरेजिंग कर लेते हैं सीरीज़ की, या आपने इंटरपोलेशन किया या एक्स्ट्रापोलेशन आपने किया। इंटरपोलेशन वो टर्म है जहाँ पे आप डाटा में मौजूद मिसिंग वैल्यूज़ को किसी फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस अमल को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन जब आप अपनी डाटा की बुनियाद पर आप फ्यूचर वैल्यूज़ को फोरकास्ट करते हैं और उन वैल्यूज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं डाटा में, तो इन दोनों सिचुएशन में या तीनों सिचुएशन में जहाँ पे आप एवरेजिंग करते हैं सीरीज़ की, जहाँ पे आप सेंटर्ड वैल्यूज़ लेते हैं, तो इन तमाम केसेस में आपने डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहने दिया, आपने मैनिपुलेट किया, तो उस सूरत में भी आपका ऑटो कोरिलेशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप डाटा को अगेन यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म की बजाय आप उसको किसी और स्केल पर ले जाते हैं, वहाँ पे आप स्केल चेंज कर देते हैं, वहाँ पे आप उसका लॉग टर्म ले लेते हैं, डिफरेंस डाटा ले लेते हैं। तो अगर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन की है तो उस सूरत में भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी रेजिडुअल्स में ऑटो कोरिलेशन पाया जाए। नॉन स्टेशनरी, आपकी टाइम सीरीज़ जितनी भी हैं वो ज़्यादातर प्रोबेबली इस तरह के इश्यूज़ में इन्वॉल्व होती हैं कि जब वो टाइम सीरीज़ जो है वो आपकी स्टेशनरी नहीं रहती। स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी का डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हम टाइम सीरीज़ की बात करते हैं तो बेसिक थीम ये है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपका जो वेरिएबल है, आपकी जो सीरीज़ है, उसका जो मीन और जो वेरिएंस है वो टाइम वेरिएंट होता है। ठीक, अगर वो टाइम वेरिएंट नहीं है, उसका मीन कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब कि उस सीरीज़ में नॉन स्टेशनरिटी पाई जाती है। सो जब नॉन स्टेशनरी पाई जाए तो फिर एक ऑटो कोरिलेशन एक सिवियर अंदाज में सामने आता है। तो आइडियल कंडीशन ये है कि आपकी जो टाइम सीरीज़ है वो स्टेशनरी होनी चाहिए, उसमें जो वेरिएंस है या उसका जो मीन है वो टाइम वेरिएंट हो, और स्टेशनरिटी अगर आपके डाटा में है तब आपका ऑटो कोरिलेशन ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपका डाटा स्टेशनरिटी नहीं रखता, यूनिट रूट रखता है, तो उस सूरत में ऑटो कोरिलेशन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये थी हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की रीज़न्स। अब हम चलते हैं ऑटो कोरिलेशन के डिटेक्शन के टेस्ट्स की तरफ कि हम ऑटो कोरिलेशन को
डिटेक्ट करने के लिए किस किस्म के टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने का पहला तरीका और एक कॉमन जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें उसके रेजिजुअल प्लॉट्स के साथ, ग्राफ्स में। जो आपके एस्टिमेटेड OLS रेजिजुअल्स हैं, आप उनको x के अगेंस्ट या फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y के अगेंस्ट उनको आप ग्राफ करके, उनको प्लॉट करके स्कैटर डायग्राम के ज़रिए आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन बुनियादी तौर पर दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि कोरिलेशन की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 तक होती है। 0 से नीचे कोरिलेशन नहीं होता और 1 से ऊपर कोरिलेशन नहीं होता। कोरिलेशन की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1। या तो एक्सट्रीम केसेस में कोरिलेशन 0 होगा, इसका मतलब कोरिलेशन नहीं है, या फिर दूसरा एक्सट्रीम केस जो है वह आपका कोरिलेशन परफेक्ट होगा, यानी कि दो कॉलम एक जैसे या लीनियरली एसोसिएटेड है। अदरवाइज आपका कोरिलेशन लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन ये 0 एंड 1 के दरमियान जो कोरिलेशन की जो डिग्री है ये पॉजिटिव साइड पर भी हो सकती है और नेगेटिव साइड पर भी हो सकती है, बिकॉज हम जानते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो सीरीज़ जो हैं वो मूव कर सकती हैं सेम डायरेक्शन में भी। उस सूरत में आप पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर सकते हैं, और जब आपकी दो सीरीज़ जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें तो उस सूरत पे आप नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन की बात करते हैं। सो ऑटो कोरिलेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब हम प्लॉट पे बात करते हैं तो प्लॉट आप अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स को भी प्लॉट कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपको ऑटो कोरिलेशन का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, और फ़र्क आपको दोनों में आइडिया है कि आप अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स जो हैं अगर आप उसको स्टैंडर्ड एरर पर डिवाइड करेंगे रेजिजुअल्स के, तो फिर वो स्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स बन जाते हैं। सो आप अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स को प्लॉट करें या स्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल को प्लॉट करें, दोनों सूरतों में आपको ऑटो कोरिलेशन की रिपोर्ट मिल सकती है। दूसरा, ग्राफ को अगर समझना है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये आप लेफ़्ट साइड के पैनल में आप देख रहे हैं कि आपके एरर टर्म्स जो हैं वो कंबाइन एक तरीके से मूव कर रही हैं लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड। तो यहाँ पर भी अब देखा जा सकता है कि आपकी जो एरर टर्म्स हैं वो ख़ास पैटर्न पे मूव कर रही हैं अपवर्ड। तो लेफ़्ट टू राइट अगर अपवर्ड मूवमेंट है आपके एरर टर्म्स की तो उसको हम पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन कह सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में, अगर आपका एक बंच ऑफ रेजिजुअल्स एक ख़ास वक्त तक आपके पॉजिटिव साइड पर रहता है, उसके बाद दूसरा बंच ऑफ रेजिजुअल जो है वो नेगेटिव साइड पर आ रहा है, फिर उसके बाद एक बंच ऑफ रेजिजुअल फिर टर्न करता है पॉजिटिव साइड पर, और फिर एक बंच ऑफ रेजिजुअल फिर दोबारा नेगेटिव। इस तरीके से अगर आपके एक बंच ऑफ रेजिजुअल जो हैं वो सीक्वेंस के साथ आपकी पॉजिटिव साइड्स पर रहें, फिर टर्न कर जाएं नेगेटिव साइड्स पर, फिर वो टर्न कर जाएं आपकी पॉजिटिव साइड्स पर, तो इस तरह की ऑटो कोरिलेशन को भी आप पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन में काउंट कर सकते हैं। ये आपके सामने नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन की डिपिक्शन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी एरर टर्म इस लेफ्ट पैनल में आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं रेजिजुअल्स की वो आपकी लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड एक तरीके से पैटर्न क्रिएट कर रही है। तो चूँकि डाउनवर्ड पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन काउंट करते हैं। जबकि यहाँ पे राइट साइड पर देखिएगा कि आपकी एक ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है, दूसरी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है, फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ इनका शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंट शिफ्ट होना है इसको हम नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन में काउंट करते हैं। जरा थोड़ा सा फ़र्क देख लीजिएगा कि इधर फ्रीक्वेंट साइन चेंज नहीं है, ये एक बंच ऑफ ऑटो रेजिजुअल है जो कि पॉजिटिव साइड पर मुसलसल रहा, उसके बाद नेगेटिव रेजिजुअल्स का स्टार्ट हुआ और एक बंच ऑफ रेजिजुअल नेगेटिव साइड पर रही। तो ये 1 by 1 का शिफ्ट नहीं है, ये बंच बाय बंच का शिफ्ट है, तो उसको हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं। और ये जो 1 by 1 का एक शिफ्ट है रेजिजुअल्स का, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको भी हम नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन में काउंट करते हैं। ये केस है नो ऑटो कोरिलेशन का। आप देखिएगा कि लेफ़्ट पैनल में
आपको ऑटो कोरिलेशन जो है वो आपको यहाँ पर नहीं है, बिकॉज कि आपके ये एरर टर्म्स जो हैं किसी ख़ास पैटर्न में नहीं जा रहे हैं, ना पॉजिटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड में, ना इनका अपवर्ड मूवमेंट है ना डाउनवर्ड मूवमेंट है, बल्कि ये बड़े बैलेंस किस्म के स्कैटर्ड हैं। तो इसको हम नो ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। या फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, ना 1 by 1 का शिफ्ट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ना कोई बंच का सीक्वेंस है। तो ऐसी सूरत में फिर आपका एक ऑटो कोरिलेशन का जो एक चांस है वो कम हो जाता है, जिसको हम ज़ीरो ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। ये एक एग्जांपल है आपकी किताब जो है गुजराती की, उसमें हमने 12.5 टेबल से हमने रेजिजुअल देखे हैं और रेजिजुअल्स को यहाँ पर प्लॉट भी किया गया है। और आप देखिएगा कि एक बंच जो है आपका नेगेटिव साइड पर रेजिजुअल्स का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और फिर वो रेजिजुअल का जो बंच है वो फिर आपका शिफ्ट कर जाता है पॉजिटिव साइड पर, और उसके बाद एक अच्छी खासी एक कंसिडरेबली पॉजिटिव रहने के बाद वो दोबारा से नेगेटिव साइड पर आपका शिफ्ट कर जाता है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अब हम दूसरे मेथड्स की तरफ चलते हैं ऑटो कोरिलेशन के, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट इन्वॉल्व हैं। पहला टेस्ट जो है हमारा वो है रन टेस्ट। अभी आपने देखा कि एक बंच ऑफ जो रेजिजुअल्स हैं वो एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव साइड पर, और वही बंच फिर शिफ्ट कर जाता है नेगेटिव साइड, और फिर वो बंच ख़ास एक अमाउंट ऑफ रेजिजुअल्स को नेगेटिव साइड पर रखते हुए फिर दोबारा से साइन चेंज करता है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो इसमें फिर आपके लिए रन टेस्ट एक अप्रोप्रिएट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप ऑटो कोरिलेशन से मुताल्लिक डिसीजन ले सकते हैं। इसका तरीक़ार को समझने के लिए हमें इस टेस्ट को समझना ज़रूरी है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि एक पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की जो सीरीज़ है या पॉजिटिव रेजिजुअल्स जो हैं वो अचानक फिर अपना साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप जो रन टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। इस सूरत में ये है कि आपकी रेजिजुअल जो है वो प्योरली एक रैंडम तो होते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। रन टेस्ट को आप गेरी टेस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, रन टेस्ट एन अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ वन सिंबल और एट्रीब्यूट और अ साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन और एरर एस्टिमेट। बाकी हम रन टेस्ट का एक डिपिक्शन आपके सामने रखते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपके रन्स बहुत ज़्यादा हैं, टू मेनी रन्स, तो फिर हम अस्यूम करते हैं कि एक नेगेटिव सीरियल ऑटो कोरिलेशन है। जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले एक ग्राफ में देखा, ये देखिए राइट साइड पर बड़ी फ्रीक्वेंट एक बड़ी मूव है फ्रॉम पॉजिटिव देन नेगेटिव, नेगेटिव देन फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये एक जब हम शिफ्ट करते हैं साइन आपका चेंज होता है तो उसको हम एक रन कहते हैं। यहाँ पे देखिए रन बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो ये बड़ा फ्लुएंट और बड़ा स्पीडी जो चेंज है रन का, इस सूरत में हम कह सकते हैं कि रन्स की तादाद एक कंसिडरेबली लार्ज है, और उस केस को हमने पहले ही कह दिया कि वो एक नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन को एक्सप्रेस करती है। हाँ, और आपके अगर रन्स कम हैं, फ्यू हैं, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, और उसकी भी डिपिक्शन हम आपको पहले दे चुके हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये आपका मुकम्मल बंच जो है आपका ये नेगेटिव साइड पर है, ये एक रन काउंट होगा, और फिर वो शिफ्ट कर जाता है पॉजिटिव पर, ये दूसरा रन हुआ, और फिर वो दोबारा से नेगेटिव साइड पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये तीसरा रन हुआ। तो इस सूरत में आपका 3 रन काउंट होंगे। तो ये बहुत कम रन है, तो ऐसे केस में हम इसको पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन के तौर पे लेते हैं। अब हम चलते हैं इस रन टेस्ट की प्रैक्टिकल पर, देखते हैं कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसकी क्या डिपिक्शन है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, और n ये वो ऑब्जर्वेशन जो आपकी रेजिजुअल्स आपने जो एस्टिमेट की हैं उनकी जो तादाद है वो n है, जबकि n1 जो है ये आपके पॉजिटिव रेजिजुअल्स हैं टोटल, n2 जो है ये आपके नेगेटिव रेजिजुअल्स हैं टोटल, r जो है ये आपका नंबर ऑफ रन है। जब आपके पास ये डाटा आ जाए, इसके बाद
आपने सिंपली ये देखना है कि N1 और N2 कोशिश कीजिए कि ये दोनों जो हैं इनकी तादाद, इनकी नंबर जो है वो 10 से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा है कि बेहतर आपके रिज़ल्ट्स सामने आएंगे। तो अगर आपके पास N1 और N2 मौजूद है और R भी मौजूद है, तो उस केस में आपने दोनों का इनका मीन और वेरिएंस मालूम करना है, और मीन और वेरिएंस के फार्मूले मैंने आपके सामने शो किए। मीन का फार्मूला ये रहा 2 × N1 × N2 डिवाइड बाई N प्लस 1, और वेरिएंस का फार्मूला ये रहा 2 × N2 × N1 मल्टीप्लाई बाई 2 × N1 N2 अगैन प्लस N डिवाइडेड बाई N स्क्वायर इंटू N माइनस 1। और जब आपके पास मीन और वेरिएंस आ जाए तो फिर आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है इस फार्मूले के ज़रिए, जो आपका एक नॉर्मल फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, जहाँ पे आप मीन को उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं विद द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट होगा, और उसके बाद फिर आपने देखना है कि R आपका इस इंटरवल के बीच में लाई करता है या इन लिमिट्स को क्रॉस करता है। सो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 95% है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप भले चाहें तो आप 99% पे करें, आप 90% पे करें, सब तो यू, बट इस वक्त हम आपके सामने 95% का एक फार्मूला रख रहे हैं। इसके बाद डिसीजन रूल ये रहा, अगर आपका R इस लिमिट्स के दरमियान में है, कहीं विद इन द लिमिट्स है, तो फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हाँ, अगर आपका R जो है इन बाउंड्रीज को या लिमिट्स को क्रॉस करता है, देन आप H0 को रिजेक्ट कर सकते हैं, और H0 नो ऑटो कोरिलेशन को फेवर करता है, H1 जो है ऑटो कोरिलेशन को फेवर करता है। ठीक। सो अब हम इस टेस्ट को एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल की सूरत में भी सामने देख लेते हैं। ये आपके लेफ्ट साइड पर आपके पास एक एस्टिमेटेड रेजिडुअल्स मौजूद हैं। ये वही डाटा है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया गया, 12.5 जो टेबल थी जहाँ पे रेजिडुअल कैलकुलेटेड थे। ये हमने पूरा डाटा उठाया 1960 से लेकर 2005 तक का, रिग्रेस किया हमने y को x पर, और हमने कैलकुलेट किए रेजिडुअल्स। ये S1 का कॉलम जो है सारा रेजिडुअल्स का है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक सीरीज़ है स्टार्ट में नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस की, उसके बाद एक सीरीज़ मुसलसल है पॉजिटिव रेजिडुअल्स की, फिर एक नई सीरीज़ है नेगेटिव रेजिडुअल्स की, फिर पॉजिटिव रेजिडुअल और फिर नेगेटिव रेजिडुअल्स। जो भी साइन चेंज होता है तो ये रन कहलाता है। जिस तरह आपके पास ये कलर्ड लाइन जो है ये रन शो कर रही है, तो पहला रन तमाम मुसलसल कंटिन्यूसली नेगेटिव वैल्यूज़, फिर नेगेटिव से जब पॉजिटिव साइन चेंज हुआ तो ये दूसरा रन जो कि काफ़ी बड़ा रन है, और उसके बाद फिर 1989 के बाद से तीसरा रन स्टार्ट हुआ विद द नेगेटिव वैल्यूज़। अगेन फिर 1989 से लेकर 2000 तक, 1999 तक नेगेटिव रहा, फिर 2000, 2001 एंड 2002 ये तीन पॉजिटिव वैल्यूज़, ये चौथा रन, और फिर उसने साइन चेंज किया 2003, 4 एंड 5 नेगेटिव। तो ये कुल मिलाकर 5 रन हुए। तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 46 है, जिसमें प्लसेस की तादाद 24, मतलब पॉजिटिव रेजिडुअल्स पर 24, नेगेटिव रेजिडुअल 22। तो डेफिनेटली इन दोनों का जो सम है वो n होगा, दैट इज़ 46। रन हमने देखे 5 रन है, और अब हम इस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं मीन और वेरिएंस में। ये आपका मीन कैलकुलेट हुआ, यू कैन डू इट वेरी इजीली। आपने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और आपने मीन कैलकुलेट किया 23.96। यही वैल्यूज़ आपने वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में पुट की, और आपने वेरिएंस 12.22 कैलकुलेट किया, और इसका स्क्वायर रूट जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 की वैल्यू देता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, इसको आपने
जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी दोनों जो लिमिट्स हैं उस फार्मूले में पुटअप करने के बाद आपने लोअर लिमिट जो है वो 17.135 कैलकुलेट की, अपर लिमिट जो है वो 30.785 कैलकुलेट हुई। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है 17 पॉइंट समथिंग एंड अपर लिमिट 30 पॉइंट समथिंग, इसके बाद आपने देखना है कि आपका आर जो है वो कहाँ लाई करता है। इफ़ आर लाइज इन बिटवीन दीज लिमिट देन वी कैन एक्सेप्ट एच नॉट, एंड इफ द आर value is outside of these limit either at either side, तो फिर उस सूरत में फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी वैल्यू जो r है 5 और वो इन दो लिमिट्स के दरमियान है कहीं, सो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है नो ऑटो कोरिलेशन, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और हमारे इस डाटा में या इस सीरीज़ में ऑटो कोरिलेशन जो है वो उसका एविडेंस अकॉर्डिंग टू रन टेस्ट नहीं मिल सका। तो ये था आपका रन टेस्ट। अगला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉपुलर टेस्ट है डेवन-वॉटसन टी टेस्ट। और डेवन-वॉटसन ने एक फार्मूला जनरेट किया डी कैलकुलेट करने का। अब सवाल ये है, समटाइम ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई वाई नॉट टी टेस्ट और जेड टेस्ट। लेट मी टेल यू कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट बेस्ड हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पर, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की जो लेफ़्ट राइट जो टेल है वो इन्फिनिटी तक जाती है, बिकॉज वो रियल नंबर को काउंट करते हैं। चाहे वो मीन हो, चाहे वो आप वेरिएंस देखें, मीन के लिए आप जेड और टी को फॉलो करते हैं, वेरिएंस के लिए आप एफ या काई को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आपकी जो टेल्स हैं वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। जबकि यहाँ पर हमें पता है कि ऑटो कोरिलेशन या कोरिलेशन वो रियल नंबर नहीं है, उनकी एक लिमिट है, वो 0 से 1 तक है दोनों साइड पर, या यूँ समझ लीजिए कि -1 से लेकर +1 के दरमियान आपकी कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी। तो चूँकि आपका कोरिलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन -1 टू +1, सो दैट्स वाई इस रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर की बुनियाद पर हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो कि इन्फिनिटी टेल्स रखता है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आपके डेवन-वॉटसन ने अपना एक टेस्ट जनरेट करके दिया जिसको उन्होंने डी टेस्ट कहा, और उसके लिए फार्मूला भी जनरेट हुआ जो आपके सामने है। डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड लैग्ड वैल्यू ऑफ एरर टर्म। ये ET आपकी करंट आपकी एरर टर्म है और ET-1 जो है ये आपकी लैग टर्म है, और ये 1 ऑर्डर लैग है। अभी क्या है कि लैग कैसे कैलकुलेट होता है ये थोड़ी देर में आपके सामने एक्सप्लेन होगा। तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि समेशन ET-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ET स्क्वायर, जिसको आप RSS भी कहते हैं। अब इसमें D की वैल्यू जो है वो डेवन-वॉटसन डी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। न्यूमरेटर में जो आपका है सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस, और डिनोमिनेटर में जो है आपका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जिसको आप RSS कहते हैं, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और डी स्टैटिस्टिक्स जो है उसका एक एडवांटेज है कि ये आपका जो है वो जो आपकी जो रूटीन की जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल्स हैं उस पर ही अप्लाई हो सकता है। अब हम इसकी डिपिक्शन देख लेते हैं कि क्या है और इसकी क्या अजम्पशंस हैं, क्योंकि डी टेस्ट के लिए कुछ सिचुएशंस का लाजमी होना ज़रूरी है। पहली सिचुएशन और पहली अजम्पशन ये है कि आपका डी टेस्ट जो अप्लाई होगा उसमें कोशिश कीजिए कि मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म मौजूद हो। अगर आपके मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म नहीं है तो ये टेस्ट जो है डी टेस्ट फिर उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो डी टेस्ट को अगर आपने करना है तो आपने जो ई एस्टिमेट किया है तो कोशिश कीजिए, श्योर कीजिए कि उस मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म मौजूद हो, जिसको आप β0 भी कहते हैं और कहीं कहीं β1 भी कहा जाता है। दूसरी अजम्पशन जो है वो आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपकी जो है वो नॉन स्टोकास्टिक हो और फिक्स्ड हो इन रिपीटेड सैम्पलिंग केस। ये एक सिंपल एक क्लासिकल जो आपकी क्लासिकल लीनियर मॉडल की जो अजम्पशंस हैं ये वही रिपीट हो रही हैं। आपका जो
डी टेस्ट है या डेबमॉसन टेस्ट है, ये बेसिकली जो इसकी जो स्कीम है वो है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम है, जहाँ पे आप करंट जो आपकी एरर टर्म है उसको आप प्रीवियस एरर टर्म पर रिग्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल एडजस्टेंट। मतलब अगर आपका एरर टर्म फ़र्ज़ कीजिए आपकी एरर टर्म करंट जो है वो 2003 की है, तो आप उसको रिग्रेस कर रहे हैं 2002 की एरर टर्म के साथ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। तो आपका जो टाइम लैग है वो 1 ईयर है। अगर मैं 2 ईयर्स का लैग दूं तो ये सेकंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम हो जाएगा t-2 के साथ, एंड सो ऑन। तो अब ये लैग ऑर्डर 1 है, अब लैग ऑर्डर 1 है या 2 है, इसको हम ऑटो रिग्रेसिव स्कीम कहते हैं। और अगर आपका लैग ऑर्डर 1 है तो उसको हम AR1 कोएफिशिएंट्स कहेंगे, या AR1 मॉडल भी कहा जाता है। हाँ, ये है कि अगर आपका लैग ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो उसके लिए फिर आपका डी स्टैटिस्टिक्स अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आपके पास जो आपकी जो एरर टर्म्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरीके से प्रिज्यूम की जाती हैं। और फिर उसके बाद आपने जो रिग्रेशन मॉडल जो है वो उसमें अश्योर कीजिए कि उसमें कोई लैग्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लैग्ड वेरिएबल की मौजूदगी में भी आपका डी टेस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, और आपके डाटा में कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके अजम्पशंस हैं, और अगर आपकी अजम्पशंस कहीं पे भी वायलेट हों तो उस सूरत में आप डी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं इसकी डिपिक्शन की तरफ, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम इस जो फार्मूला है डी, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्रेस करेंगे, इसको इवॉल्व करेंगे। चूँकि हमें हमारे पास टी टेस्ट या जेड टेस्ट की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अवेलेबल नहीं है। सो जिस तरीके से आप टी और जेड को कैलकुलेट करके आप उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेटेड वैल्यू को लोकेट करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में, या प्रोबेबिलिटीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, लेकिन चूँकि यहाँ पर ऐसा कुछ केस नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट या उसकी जो एक इक्विवेलेंट जो एक सरफेस है वो हमें क्रिएट करना है, जिसको हम डी सरफेस कहेंगे। उस डी सरफेस के लिए इस फार्मूला को इवॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। सो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को हम अप्लाई करते हैं a-b होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ, जो कि ये बनता है a² + b² - 2ab। और फिर आपने सम अप्लाई किया हर टर्म पर। और अब यहाँ पे देखिएगा कि जो समीशन ET है RSS जो है, और दूसरी तरफ है समीशन ET² t-1, इन दोनों की वैल्यू एक ही है। इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज आपका ET इज़ नॉट अ डिफरेंट वेरिएबल देन द ET-1, क्योंकि ET इज रिपीटेड, ET ही रिपीट हो रहा है विद 1 लैग। अभी लैग टर्म कैसे होती है ये थोड़ी देर में हम देख लेंगे, लेकिन चूंकि ET ही रिपीट हुआ 1 लैग के साथ, तो लिहाजा ये दो अलग सीरीज़ देखने में तो हैं, लेकिन ये असल में एक ही सीरीज़ की कॉपीज़ हैं। सो दैट्स वाई इन दोनों के स्क्वायर का सम एक ही काउंट होगा। सो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए हम ET-1 स्क्वायर जो है उसकी जगह फिर हम समीशन ET को ही रिप्लेस करते हैं। तो समीशन ET प्लस समीशन ET स्क्वायर मेक्स 2 समीशन ET स्क्वायर। और फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है। अब यहाँ पर जो ये टर्म बनी है समीशन ET इंटू ET-1 डिवाइड बाई समीशन ET स्क्वायर, इट इज़ वेरी इक्विवेलेंट विद दिस टर्म। अगर आप देखिए कि ET इंटू ET-1 डिवाइड बाई ET स्क्वायर, इट इज़ प्लेइंग एज सेम एज, ये उसी तरीके से प्ले कर रहा है जैसे समीशन स्मॉल x डिवाइड बाई समीशन स्मॉल x स्क्वायर, जो कि हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का बीटा फार्मूला है। तो बीटा फार्मूला जो है या जो कोएफिशिएंट का जो फार्मूला है वो आपको रेशो देता है कि आपका x फैक्टर y पर कितना इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगेन आपका ET फैक्टर ET-1 पर कितना इफेक्ट करता है, तो ये आपका एक तरीके से वही इफेक्ट साइज हमें शो कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट साइज है इसी को ही हम कोरिलेशन काउंट करेंगे, और वो कोरिलेशन ऑब्वियसली हम उसके लिए एक टर्म दे देते हैं रो की,
तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ ET समेशन ET इंटू ET माइनस 1 डिवाइड बाई समेशन ET स्क्वायर, इसको हमने रिप्लेस किया रो के साथ। तो D की जो एक फार्मूलेशन है वो इस तरीके से डेवलप हुई, D इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस रो। रो इज़ एक्चुअली द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट वी नो कि उसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम -1 टू +1। और अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें और आइडियल केस की बात करें, क्योंकि आइडियल केस तो यही कि रो को 0 होना चाहिए, ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, और ऑटो कोरिलेशन ना होने का मतलब है कि रो मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन हम एक्सट्रीम केस को देखें तो एक्सट्रीम केसेस में 0 से निकल कर आप -1 या फिर 0 से निकल कर आप +1 की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस बन जाती हैं। तो पहली स्टेज ऑब्वियसली -1 की लिमिट है, दूसरी स्टेज वेरी इन बिटवीन जहाँ पे 0 आपका जो कोरिलेशन है वो 0 है, और तीसरी स्टेज जो है वो एक्सट्रीम केस है, अदरवाइज दैट इज ऑन द प्लस साइड +1। तो इन तीनों केसों को सामने रखते हुए अगर आपका जो रो है वो -1 है, तो इस रो की -1 को हमने इस फार्मूले में पुट किया तो D की वैल्यू निकली 4, ये इसकी लिमिट है। फिर हमने रो की जो मिड वैल्यू है दैट इज़ 0, जो कि हमारी आइडियल केस है, नो ऑटो कोरिलेशन का जो केस है, हमने उसको इस फार्मूले में पुट किया D के, तो उसमें D की वैल्यू निकली 2। और इसी तरीके से आपका रो +1 अगर हमने उसको इस फार्मूले में रिप्लेस करने से हमारे पास जो D की जो वैल्यू है वो 0 हमारे पास सामने आती है। तो आप देखें कि आपका चूँकि कोरिलेशन की लिमिट्स हैं जो कि -1 से +1 तक है, तो इसी कोरिलेशन की लिमिट्स की बुनियाद पर D ने अपनी लिमिट क्रिएट की फ्रॉम 0 टू 4, और उसको फिर उन्होंने इस ग्राफ के ज़रिए शो किया। अब इस ग्राफ को समझने के लिए ज़रा कोशिश कीजिएगा कि आपके पास 3 केसेस हैं। या तो आपके पास कोरिलेशन पॉजिटिव है, परफेक्ट, वो कुछ किस सूरत में कि जब आपकी D की वैल्यू 0 काउंट हो, तो ये 0 D की वैल्यू है एक तरफ या एक साइड पर, ये एक एक्सट्रीम। दूसरी तरफ -1 अगर आपका कोरिलेशन नेगेटिव है और परफेक्ट है तो वो एक्सट्रीम करेगा 4 तक, तो ये इसकी 4 की लिमिट है। तो आपकी D की लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। और इसमें जो आइडियल केस है जो कि आपका कोरिलेशन ना होना, ये 0 कोरिलेशन का होना, 0 ऑटो कोरिलेशन का होना, वो तभी मुमकिन है कि आपकी D की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो। तो D की वैल्यू 2 रही, और यही हमारा 0 और नो ऑटो कोरिलेशन का आइडियल केस है। तो ये वो रीजन है जो इन बिटवीन दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे आपका 0 और नो ऑटो कोरिलेशन है, जबकि 0 के नज़दीक वो एरिया है जहाँ पर आपका पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, और 4 के नज़दीक D की वैल्यू 4 के नज़दीक वो एरिया है जो कि नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ग्रे शेड्स दिखाई दे रहे हैं। ये वो 2 ग्रे एरियाज़ वो हैं जहाँ पे आप इनकन्क्लूसिव या इनडिसाइसिव हो जाते हैं अबाउट योर डिसीजन फॉर ऑटो कोरिलेशन। ये वजह क्या है? ये वजह ये है कि जहाँ तक एक्सट्रीम केस का ताल्लुक है, +1 या -1 या 0, तो वो बड़े क्लियर कट केस हैं। लेकिन अगर आपका एक्सट्रीम केस नहीं है, आपका कोरिलेशन इनमें कहीं ऐसी जगह पे लाई कर रहा है जहाँ पे आप डिसाइसिव नहीं हो, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए मैं 0.1 लेता हूँ, R या रो इज़ इक्वल टू 0.1। अब रो 0.1, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? क्या इसको मैं 0 समझूँ? यकीनन नहीं। लेकिन कोई कह सकता है कि रो अगर 0.1 है तो इट मे बी नो ऑटो कोरिलेशन, और इट मे बी वेरी वीक ऑटो कोरिलेशन, बिकॉज 0.1 कोरिलेशन जो है वो इतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं रखती। तो 0.1 कोरिलेशन जो है अगर हैवी वेट नहीं रखती तो उसको मैं 0 काउंट करूं, 0 भी काउंट नहीं कर सकता। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं कोरिलेशन के 0.1, 0.2 या 0.12, 0.11 या 0.13, ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप न तो 0 डिसाइड कर सकते हैं और ना ही आप कह सकते हैं कि बड़ी कंसिडरेबल कोरिलेशन है। और ये केस सिर्फ एक साइड पर नहीं, जिस तरह ये केस आपका पॉजिटिव साइड पर है, वही केस आपका नेगेटिव साइड पर भी है। चूँकि 0.1 पॉजिटिव भी हो सकता है, 0.1 नेगेटिव भी हो सकता है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पर वो जो ग्रे एरिया है जहाँ पे आप कोरिलेशन को डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कोरिलेशन कंसिडरेबल है या नहीं,
या कोरिलेशन को माना जाए या नहीं, उसको हमने इनडिसाइसिव जोन में रखा है और उसके लिए लिमिट तस्वुर की गई, बनाई गई DL और DU। DL फॉर लोअर लिमिट फॉर D एंड DU इज़ फॉर अपर लिमिट फॉर D ऑन नेगेटिव साइड। तो DL और DU कहाँ से आएंगे? ये आपके डेबम वाटसन ने आपको टेबल प्रोवाइड की है और वो टेबल जो है आपको हेल्प करेगी DL और DU की वैल्यू लोकेट करने में। और ये DL और DU जो हैं आपकी लेफ़्ट साइड, यानी कि जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन की जो साइड है, उसकी वो रेंज देता है जहाँ पे आप इनडिसाइसिव हो अबाउट ऑटो कोरिलेशन। लेकिन आपका सिर्फ पॉजिटिव साइड ही तो नहीं, आपके नेगेटिव साइड में भी ये रेड एरिया मौजूद है, या सॉरी ग्रे एरिया मौजूद है, जहाँ पे आप डिसाइसिव नहीं हो सकते अबाउट ऑटो कोरिलेशन। तो चूँकि आपकी टोटल लिमिट जो है वो 4 है, 0 से 4 तक, तो राइट साइड पर ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन की साइड पर आप इन्हीं DL और DU को यूज़ करते हुए आप 4 - DU और 4 - DL की फार्मूले की बुनियाद पर आप यहाँ का इनडिसाइसिव जोन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सारा अमल कैसे होगा, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ेगा। और जब आपने ये तमाम एरियाज़ डिफ़ाइन कर लिए, ये तमाम वैल्यूज़ आपने डिफ़ाइन कर ली, देन आप अपने फार्मूले पर जाइए। वहाँ पे D स्टैरिक जो आपका फार्मूले से जो आपने कैलकुलेट किया, और फार्मूला हमने आपके सामने रख दिया है पहले ही, वो मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूँ। ये फार्मूला ये आपको D स्टैरिक की वैल्यू देगा। तो अगर ये D स्टैरिक की वैल्यू इन टैबुलेटेड वैल्यूज़ में आपने लोकेट करना है कि कहाँ लाई करती है। अब अकॉर्डिंग टू दीज डिसीजन प्रिंसिपल्स, अगर आपकी D स्टैरिक की वैल्यू DL से नीचे काउंट करे तो ये एरिया आपने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज़ अबाउट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर आपकी D स्टैरिक की वैल्यू इस DL और DU के दरमियान लाई करे तो आपने इसमें डिसाइड किया हुआ है, दैट इज़ इनकन्क्लूसिव रीजन। और अगर आपकी D की वैल्यू इस DU और 4 - DU के दरमियान लाई करती है तो ये हमारा 0 और नो ऑटो कोरिलेशन का फेज़ है। और अगर आपकी D की वैल्यू 4 - DU और 4 - DL अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट अगर आपकी इस रेंज में लाई करती है तो अगेन वी आर हैविंग इनकन्क्लूसिव रीजन। और अगर आपकी D स्टैरिक की वैल्यू 4 - DL से अबव है, ज़्यादा है, इस सूरत में आप कह सकते हो कि वी आर हैविंग नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। सो गाइज, हम इसको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये आपके पास वही डाटा है 1960 से लेकर 2005 तक का, आपने एरर टर्म ET के नाम से कैलकुलेट कर ली है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि यही कॉलम सारा कॉपीड है ET-1 के कॉलम में। जिसमें हमने कहा ना कि ET और ET-1 का कॉलम एक ही है और ये कॉपीड केस है। सो दैट्स वाई इसको सीरियल ऑटो कोरिलेशन भी कह सकता हूँ, बिकॉज दो डिफरेंट कॉलम्स हैं, लेकिन ये ऑटो कोरिलेशन है चूँकि दो कॉलम्स में विद इन द कॉलम ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद है। तो ET हो या ET-1 हो, कॉलम एक है, लेकिन ET-1 ET का ही रिप्लेसमेंट है, लेकिन विद वन सेल ड्रॉप्ड। आप देखिएगा पहला सेल एम्प्टी है और पहले सेल ड्रॉप करने के बाद आपने वो पूरा कॉलम कॉपी किया, तो उसको हम कहते हैं लैग वैल्यू, ये लैग्ड वेरिएबल 1 ऑर्डर का। लेकिन अगर ये T-2 होता तो मैं दो सेल छोड़कर तीसरी ऑब्जर्वेशन से मैं पूरा कॉलम में कॉपी कर देता, तो वो ET-2 हो जाता। लेकिन D स्टैटिस्टिक्स जो है या D टेस्ट जो है वो बेस करता है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम या लैग 1 पर, या यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर लैग पर काम करता है, या AR1 पर ये काम करेगा। तो ET का कॉलम भी आ गया, ET-1 का कॉलम भी आ गया। अब हमने सिर्फ फार्मूले के तहत ET का स्क्वायर और ET-1 का स्क्वायर हमने काउंट किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का सम भी हमारे सामने आ गया, दैट इज समेशन ऑफ ET-1 होल स्क्वायर एंड दैट इज सम ऑफ ET स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को लेकर हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा कि D की वैल्यू में हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ET-1 होल स्क्वायर दैट वाज 0.005967 डिवाइडेड बाई ET स्क्वायर दैट वाज 0.021448। डिवाइड करने से आपके पास D की वैल्यू आ गई 0.27। अब ये 0.27 D की वैल्यू है, ये D स्टैरिक की जो वैल्यू है, इसको हमने इस जगह पे लोकेट करना है, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है।
उसके लिए ये लेफ्ट साइड पर आपका डर्बन वॉटसन का डी स्टैटिस्टिक्स का टेबल मौजूद है। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको DL, DU और DL और DU अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मुख्तलिफ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस कॉलम की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको इधर दिखाई दे रही है, जिस तरह लिखा है K प्राइम इज इक्वल टू 1। K प्राइम इज इक्वल टू 1 इसका मतलब है कि आपने मॉडल में कितने x यूज़ किए हैं, कितने एक्सप्लेनेटरी वेक्टर हैं। तो हमारी एग्जाम्पल जो है, हमारी जो एग्जाम्पल है, हमारा जो मॉडल है उसमें हमने एक x को यूज़ किया, सो दैट्स वाई हम K प्राइम इज इक्वल टू 1 को फॉलो करेंगे। अगर हमारे मॉडल में 2 x's होते तो हम K प्राइम इज इक्वल टू 2 को फॉलो करते और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ रिग्रेसर्स जो है हमारे मॉडल में वो 1 है, सो दैट्स वाई हमने K प्राइम 1 को फॉलो करना है। और हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो टोटल 46 हैं, और चूँकि 46 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो क्लोजेस्ट जो है 45 की वैल्यू लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम नियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और फिर हम देखते हैं कि जो 45 पर जो लोअर लिमिट है दैट इज़ 1.457, ये देखिए 1.457 लोअर लिमिट की तरफ हमने रिप्लेसमेंट की, और इसी तरीके से 1.566 आपकी अपर लिमिट है और हमने इसको 1.566 अपर लिमिट की तरफ रिप्लेस किया। और इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए हमारा फार्मूला जो है 4 माइनस DU का, तो हमने 4 में से DU माइनस किया, 4 माइनस 1.566 दैट मेक्स 2.434 एंड 4 माइनस DL, सो 4 माइनस DL इज़ 1.475, तो उसको हमने माइनस किया तो 2.525। सो ये हमारे पास रेंजेस कैलकुलेट हो जाती हैं। अब आपका जो डी स्टैरिक है वो है 0.278, जो कि ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 1.475, जो DL से कम है। और DL से कम है तो वो कौन से जोन में लाई कर रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। और यही हमारा डिसीजन होगा कि हमारे इस रेजिजुअल के केस में पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन जो है वो उसका एविडेंस हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू डर्बन वॉटसन टी टेस्ट। सो दिस वाज डी टेस्ट, डर्बन वॉटसन टेस्ट। अब हम अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं और वो हमारा आखिरी टेस्ट है, टेस्टिंग अबाउट हायर ऑर्डर सीरियल कोरिलेशन। ये वो टेस्ट है जहाँ पे आपका ऑटो कोरिलेशन अगर हायर ऑर्डर का है, मतलब वो लैग ऑर्डर 1 से अगर ज़्यादा का है, तो उस केस में फिर आप LM टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब LM टेस्ट क्या है, इसके कुछ स्टेप्स से देख लीजिए। हम मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हायर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम की तरफ, ARP की तरफ जाएंगे। अभी हमने डी टेस्ट में AR1 पे काम किया, T-1 हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर अब चूँकि 1 से ऊपर का मामला है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आपने किस लैग पर इसको चेक करना है। पहला काम हमारा ये है कि हमने रिग्रेशन मॉडल रन करना है, y कैप इज इक्वल टू B0 कैप प्लस B1, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइपो मिस्टेक है, इसमें प्लस नहीं होना चाहिए जी। तो y कैप इज इक्वल टू B0 कैप प्लस B1 कैप x प्लस E, ये हमने एक सिंपल सा एक रिग्रेशन मॉडल रन करना है जहाँ पे हमें रेजिजुअल्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और फिर इन रेजिजुअल्स की वैल्यूज़ को हमने रिग्रेस करना है इसकी लैग्ड वैल्यूज़ की तरफ। ठीक, अब ये EI जो है ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा ET में। तो अब देखिए कि हमने I की टर्म को T की टर्म के साथ रिप्लेस किया। अब ये मॉडल ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है कि आपकी करंट Y जो है डिपेंड करता है करंट X पर, और फिर हमने उसमें रिग्रेस किया Y को X पर और हमने कैलकुलेट की E की वैल्यूज़। अब ET को हमने दोबारा रिग्रेस करना है इसकी लैग्ड वैल्यूज़। अब आप देख रहे हैं कि हमारा अब मॉडल जो है वो T-1 से थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया, T-2, T-3 एंड अप टू T-P वटेवर। तो P जो है आपका लैग ऑर्डर है, ये आपकी मर्ज़ी है, 3, 4, 5 जो भी आपका अप्रोप्रिएट लैग हो आप ले सकते हैं। तो जब आप ये मॉडल रन करेंगे, ET को जब दोबारा रिग्रेस करेंगे लैग्ड ETs पर, तो फिर आपने उसका R² कैलकुलेट करना है या R² लोकेट करना है, और उस R² को मल्टीप्लाई करना है n-p के साथ। n इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे केस में 46 है, और p जो भी हमने ऑर्डर सेलेक्ट किया होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस n-p को R² के साथ, तो जो भी वैल्यू देगा वो इक्विवेलेंट होगी chi² वैल्यू के, और फिर हम chi² वैल्यू को p डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चेक कर सकते हैं टेबल में। और हमारी अगर टेबुलेटेड chi² से ज़्यादा कैलकुलेटेड chi² की वैल्यू मिल जाती है, मतलब आपका जो एस्टिमेटेड chi² है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे देता है, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट करेंगे
और एच नॉट का जो रिजेक्शन है तो ऑब्वियसली वो ऑटो कोरिलेशन की तरफ जाएगा. सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. ये देखिएगा प्लीज़ कि ये आपके पास y और x हैं. ये वही डाटा है जो कि हमने बार बार रन किया आपके सामने अभी. तो y और x है. डाटा पूरा हमने आपके सामने नहीं रखा, हमने सिर्फ एक ग्लिम्स रखा है, इसका हाफ सीरीज़ रखी है ताकि आपको इसके लैग समझा सकें. अदरवाइज़ ये डाटा एक लंबा चौड़ा डाटा है. सो y और x है, उसको हमने रिग्रेस किया, ET कैलकुलेट की, रेजिजुअल अनस्टैंडर्डाइज रेजिजुअल्स, और हमने इस कॉलम को कॉपी किया और एक सेल ड्रॉप करने के बाद उसको पेस्ट किया. तो दैट वाज ET-1. फिर हमने 2 सेल ड्रॉप करने के बाद दोबारा पेस्ट किया उसको, दैट इज़ ET-2, लैग ऑर्डर ऑफ 2. और फिर हमने 3 सेल्स को ड्रॉप करने के बाद वही कॉलम रिपीट कॉपी किया. तो अब देखिए कि पहली वैल्यूज़ सेम आ रही बिकॉज कॉलम इज़ रिपीटेड विद 1 लैग, विद 2 लैग्स, विद 3 लैग्स. तो हम 3 ऑर्डर तक जाते हैं, अदरवाइज़ आप 4, 5, 6 जितना आप चाहें आप कर सकते हैं. सो जब हमने अब इस ET को जब दोबारा हमने रिग्रेस किया, ET-1, ET-2, ET-3 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो अब जो आपके पास समरी आउटपुट आई वो ये आई, जहाँ पे आपने R स्क्वायर को देना है, दैट इज़ 0.760, और ये 0.760 ये रहा. इसको अपने मल्टीप्लाई करना है n-p. n हमारे केस में 46, p हमारे केस में 3, बिकॉज 3 लाख तक हम गए. तो 46 माइनस 3 दैट इज़ 43. 43 इंटू 0.760 दैट मेक्स 32.71 विच इज़ इक्वल टू द काई एस्टिमेटेड. अब काई एस्टिमेटेड को आपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चेक करना है काई टेबल में. तो काई स्क्वायर की टेबल यहाँ पर इस वाइट बॉक्स में अवेलेबल है, और चूँकि हमारे पास लैग ऑर्डर 3 है तो हम 3 तक फॉलो करेंगे, और 3 तक जब हम फॉलो करते हैं तो हमें 3 के अगेंस्ट मिलता है 5% पर 7.815 7.815. तो ये 7.815 हमारी टेबलेटेड वैल्यू 7.815 एट 5% लेवल, और हमारा जो काई स्क्वायर एस्टिमेटेड है 32.71. अब एस्टिमेटेड काई स्क्वायर इज़ फार मोर देन द 7.815, सो दैट्स वाई हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, और H0 को रिजेक्ट करने के बाद हमें पता लगता है कि ऑटो कोरिलेशन इज़ कन्फर्म्ड. सो दैट वाज द केस ऑफ LM टेस्ट. अब ये सारा प्रोसेस मैनुअल है. अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सिस्टम जो है वो बिल्ट इन ऐसे एस्टिमेट्स जो हैं खुद कैलकुलेट करके दे देता है कि जहाँ पे आपको इस तमाम मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स आपको ये मैनुअल कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ ऑटो कोरिलेशन एंड टेस्ट फॉर डिटेक्शन. और इसके बाद हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडीज़ फॉर ऑटो कोरिलेशन जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो गाइज विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो फॉर consequences and remedies of auto correlation. Thank you very much.